नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में आज एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस केस का जो सबसे बड़ा गवाह है उसकी अचानक मौत हो जाती है। दिल का दौरा पड़ता है, हॉस्पिटल परिवार वाले उसे लेकर के जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ये उसके वकील का कहना है, उनके परिवार वालों का कहना है। लेकिन मौत की खबर जैसे आई, बवाल मच गया मुंबई में और राजनीति में भी। सारे लोग कूद पड़े। शिवसेना कह रही है कि गवाहों को निपटा कर केस को सुलझाने का काम ये पुराना तरीका है हिंदुस्तान में। एनसीपी के नेता कूद पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि प्रभाकर सेल की मौत कैसे हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहानी है। क्योंकि प्रभाकर सेल की जो कहानी है वो अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि ये शख्स किस तरीके के दबाव में था, किस हिसाब से ये बार बार अपने बयानों से पलट रहा था, कहानियां बना रहा था और सारी की सारी इनकी कहानी झूठी साबित हो चुकी थी। और दिल का दौरा अचानक से पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के पहले कल एक और खबर आई थी आर्यन केस से जुड़ी हुई। उसका कनेक्शन क्या है इससे, यह भी जानना और समझना जरूरी है। जब इस तरह के केसेस होते हैं 180 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, और यहां इस केस में एनसीबी है, एनसीबी को चार्जशीट दायर करना था। लेकिन कोर्ट में एनसीबी पहुंची और कोर्ट में एनसीबी ने कहा कि उन्हें और 90 दिन की जरूरत है इस चार्जशीट को पूरा करने में। कोर्ट की तरफ से 60 दिन दिए गए, मतलब 60 दिनों तक और एनसीबी इस पे तहकीकात करेगी, फिर जाकर के चार्जशीट दायर करेगी। ऐसी क्या बात हो गई कि चार्जशीट दायर नहीं होने की वजह से इनको दिल का दौरा पड़ गया? क्या हुआ बैकग्राउंड में? एक और खबर इसके साथ ही आई थी कुछ दिन पहले कि अचानक से कुछ मीडिया वालों ने एक खबर प्लांट कर दिया कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल दी गई है। जो केसेस चल रहे हैं उसमें आर्यन खान को क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुकी। ये खबर फैलाई गई और खबर फैलते ही इमीडिएटली एनसीबी को सामने आना पड़ा और यह कहना पड़ा कि नहीं नहीं, अभी कोई भी क्लीन चिट किसी को नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। मतलब लगातार पर्दे के पीछे इस केस में कुछ न कुछ हो रहा था जो मीडिया तक जो बातें नहीं आ रही थी। प्रभाकर सेल की मौत एक झटका है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। वो क्यों? क्योंकि ये प्रभाकर सेल ये शख्स है जो गोस्वामी का वो बॉडीगार्ड था, और जब क्रूज के अंदर छापेमारी हो रही थी तो ये साथ गया था। और प्रभाकर सेल की कहानी तब दुनिया के सामने आई जब उसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई। अब उसके कुछ दिन बाद ही ये एक पंचों में से एक था, आई विटनेस था इन सारी चीजों का। लेकिन कुछ दिन के बाद जब आर्यन खान के केस में एक के बाद एक खुलासे होने लग गए, अचानक इसने पलटी मार दी और इसने कहा, ये आरोप लगाया कि एनसीबी के अधिकारी, वो जो लोग पकड़े गए हैं उनसे वसूली का काम करना चाह रहे थे, उससे वसूली करवाना चाह रहे थे। 25 करोड़ रुपए देने थे आर्यन खान से, शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की उगाही का प्लान था, ये इस शख्स ने कहा। लेकिन ये शख्स ये बयान कब देता है? ये बयान प्रभाकर सेल का तब आता है जब नवाब मलिक इससे पहले ये दावा करना इन्होंने शुरू कर दिया था। नवाब मलिक सबसे पहले व्यक्ति हैं जो ये आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर और एनसीबी के ऊपर लगा रहे थे कि आर्यन खान के केस में तो कुछ है ही नहीं, ये दरअसल उगाही का एक खेल है।
शाहरुख खान को पकड़ा जाएगा। उन्हें 1 महीने पहले से इसकी जानकारी थी। छापेमारी से पहले इस षड्यंत्र के बारे में, इस साजिश के बारे में नवाब मलिक ये दावा कर रहे थे रोज। और उसके बाद पंचों में से एक ये प्रभाकर सैल ये कहानी लेकर के आ जाता है। क्या कहानी थी? कहानी यह थी कि उसने गोसावी को एनसीबी के अधिकारियों से बातचीत करते सुना। बातचीत क्या हो रही थी? 25 करोड़ की डील हो रही थी, जो बात जाकर के 18 करोड़ में जाकर के फाइनल होती है, और उसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देना था। ये आरोप प्रभाकर सैल ने लगाए थे। किसके कहने पे, किस सबूत के आधार पे? उसने यहां तक कहा कि उसने गोसावी को बातचीत करते हुए सुना था, और यह भी कहा था कि अंधेरी के पास किसी ओवरब्रिज के नीचे शाहरुख खान की सेक्रेटरी आई थी, 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, लेकिन बाद में बातचीत नहीं बनी तो वो पैसे लेकर के चली गई। मतलब आपने आरोप भी लगा दिया, कहानी भी बना दी कि 50 लाख रुपए लाए गए, दिए गए, और उसके बाद ये भी कह दिया कि फिर वो लेकर के वापस चली गई। दिक्कत क्या है इस पूरी कहानी में? पूरी कहानी की हकीकत, ये जो साजिश, ये जो कहानी, वो जो बता रहा है और जो घटनाएं उसके बाद होती गई। आर्यन खान को एनसीबी ने छोड़ा नहीं, जेल भेज के ही इन लोगों ने दम लिया। कई दिनों तक वो जेल में रहा, और हर बार बेल पिटिशन के ऊपर इन लोगों ने अपोज किया। और तो और ये तमाम जो आरोप लगाए गए थे कि शाहरुख खान से वसूली का पूरा कारोबार चल रहा था, वसूल करने के लिए ही आर्यन खान को फंसाया गया, उनको पकड़ा गया, ट्रैप बिछाया गया। नवाब मलिक यही बात कह रहे थे, प्रभाकर सैल भी यही बात कह रहे थे। प्रभाकर सैल की कहानी और नवाब मलिक की कहानी दोनों पैरेलल चल रही थी। लेकिन सबसे पहले इस पूरी कहानी में तब पंचर हुआ जब शाहरुख खान के वकील ने हाईकोर्ट के अंदर यह दावा किया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है। नवाब मलिक जो काम कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और नवाब मलिक हमारे बेटे के केस के ऊपर, आर्यन खान के केस के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं एनसीबी को कि जिस हिसाब से हमारे बच्चे को, आर्यन खान को इन्होंने ट्रीट किया, खाना पीना, मिलना जुलना, सारी सहूलियत देकर के, वहां कोई मिसट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये बात शाहरुख खान की तरफ से कही गई। अब आरोप लग गए, बवाल मच गया। महाराष्ट्र की सरकार ने एक और इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर लाद दी, सब कुछ शुरू हो गया, और एनसीबी वो भी दबाव में आ गई, और इस पूरे केस को बाकायदा एक अलग ऐसा अधिकारियों को दिया गया। समीर वानखेड़े को इस केस से बाहर निकाला गया। सारी चीजें आपको मालूम है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये जो एनसीबी और ये जो पूरी जो केस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस दौरान कुछ और भी खुलासे हो गए। खुलासा ये हुआ कि जो प्रभाकर सैल ये पूरी झूठी कहानी बता रहा था, क्योंकि जिस ओवरब्रिज के नीचे जिस गाड़ी से, सफेद रंग की कोई बड़ी गाड़ी थी जिससे वो सेक्रेटरी आई, उतरी, गई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये साफ साफ पता चल गया कि जो सीसीटीवी फुटेज जो उस इलाके का और उसके आसपास के इलाके का, तो जितनी कहानी ये बता रहा है प्रभाकर सैल, वो झूठी निकली। पैसा का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। और रही बात इसके दावे की कि गोसावी समीर वानखेड़े से डायरेक्टली बातचीत कर रहा था, बाद में मालूम चला कि वो किसी और से बात करता था, और नंबर जो उसने सेव कर रखे थे अपने फ़ोन में वो समीर वानखेड़े सर, एनसीबी सर, समीर सर, वानखेड़े सर, इस तरीके से इसने फर्जीवाड़ा किया। मतलब ये लोग दरअसल दूसरे धंधे में लगे हुए थे, लेकिन नवाब मलिक, प्रभाकर सैल और वो तमाम लोग जो सेंट्रल एजेंसियों से नाराज थे, समीर वानखेड़े से नाराज थे कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि इसने बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े स्टार्स को
ड्रग्स के केस में पूछताछ करने की हिम्मत दिखाई। बड़े बड़े केसेस समीर वानखेड़े ने उसकी जांच कर पे लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें हुई। अब सवाल है कि शिवसेना और ये एनसीपी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं, वो अब जांच की मांग कर रहे हैं। तो किस चीज की जांच होनी चाहिए? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि चूंकि इसकी पूरी स्टोरी ही फॉल्स हो गई थी, इसको समझ में आ गया था कि रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, तो पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पे ये गवाह, जो इस केस का एक मुख्य गवाह था, जो उस दिन जिसमें रेड हो रहा था वो वहां का चश्मदीद था, वो किस दबाव के अंदर इसने पलटी मारी, किसके कहने के ऊपर इसने वही कहानियां बताना शुरू कर दिया जो बात नवाब मलिक कह रहे थे। ऑब्वियसली इसके पीछे वही लोग हैं जो आज जांच की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी जांच इस तरह से भी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति दिल के दौरे से मरा, किसी प्रेशर की वजह से मरा, क्या इसने कल किन किन लोगों से मुलाकात की, किन किन लोगों से फोन पे बातचीत हुई, ये इतने पीरियड में कहां कहां गया, किससे किससे मिला, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर 35 साल के इस हट्टे कट्टे नौजवान को दिल का दौरा क्यों पड़ा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।